अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि लगभग हर साल गोल्डन हॉराइजन कोचिंग सेंटर की तरफ से एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया जाता है, जिसके ज़रिए माध्यमिक और एचएस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले बच्चों के लिए दरअसल उनकी तैयारी और उनके लास्ट टाइम के प्रिपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए एक से बेहतर कोशिश की जाती हैं। यहाँ के तमाम असातिज़ा अपने तमाम तरह के बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स के साथ बच्चों के लिए मदद करते हैं, और यही नहीं बल्कि दरअसल वो पूरे मेहनत के साथ पढ़ाने के बाद लास्ट टाइम में भी बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन ख़ासकर उन बच्चों जिन लोगों ने दरअसल यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो बच्चे यहाँ इन कोचिंग तक पहुँच नहीं पाए, जिनकी दस्तरस नहीं हो पाई, उन बच्चों के लिए एक बेहतरीन वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आया जाता है। इससे पहले वाले कई सारे वीडियोज़ में हम लोगों ने एजुकेशन के कंप्लीट रामबाण को डिस्कस करा, जहां पर आप लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर एजुकेशंस प्रोवाइड की गई। वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर एजुकेशंस के साथ साथ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर उर्दू भी प्रोवाइड करा गया, और आज के इस वीडियो में दरअसल वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर हिस्ट्री हम लोग लेकर आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में एबीटीए के कंप्लीट 2 मार्क्स के सॉल्यूशंस को पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही डिटेल में आसान और सहल इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया गया था। आप में से जिन भी बच्चे इन तमाम पीडीएफ्स को, तमाम सजेशंस और पॉलिटिकल साइंस के एबीटीए के 4 मार्क्स और 2 मार्क्स के सॉल्व क्वेश्चन और 6 मार्क्स के अनसॉल्व क्वेश्चंस को कलेक्ट करना चाहते हो, तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर मैसेज कर दरअसल तमाम डिटेल्स को जान सकते हो कि क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया है। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद आज हम लोग हिस्ट्री के वन स्टॉप सॉल्यूशंस को लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां पर भी पढ़ाई किए होंगे और अपने सेमेस्टर के एंड पहुंचते पहुंचते आप लोगों ने अपने हिस्ट्री के सिलेबस को, आपके तमाम असातिज़ा ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डीपली अच्छे अंदाज में आपको पूरे सिलेबस को कवर अप कराया होगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि सर इन तमाम सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने की वजह कर अब लास्ट टाइम में किन चीज़ों को फोकस करनी है और किन चीज़ों को नहीं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर लास्ट 2 दिन से बहुत ही इफ़र्ट्स और मेहनत के साथ आपके असातिज़ाओं के ज़रिए काम किया जा रहा है, और उसका नतीजा आज आपके सामने पेश किया जाएगा। पहले आपको दरअसल स्क्रीन के ऊपर मार्क्स पैटर्न के साथ आपको तमाम बातें अनफोल्ड कर दी जाएंगी कि किन किन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करनी है। अक्सर व बेशतर बच्चे तमाम चैप्टर से हर मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के चक्कर में लास्ट टाइम में आकर पैनिक और फंबल होकर दरअसल तैयारी की दिशा को गलत डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो देखने के बाद आपको ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी किस सब चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करनी है। ध्यान रहे, हर एक बात को आपको कंप्लीट और ध्यान से सुनना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है। यही आपके टीचर के ज़रिया किए गए मेहनत का आपके लिए अप्रिसिएशन होगा। काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आप लोगों के लिए वीडियोज़ को यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है, यूँ ही नहीं बस कुछ भी क्वेश्चन उठाकर लेकर आपके सामने आ गया। उम्मीद करते हैं आपको बातें यहाँ तक समझ आ रही हैं। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला आप लोगों का यहाँ पे जो यूनिट नंबर्स दिए गए हैं, उसके बाद मार्क्स दिए गए हैं। टोटल अगर मार्क्स की बात करें हम लोग, तो हमारे पैटर्न में दरअसल 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में सिर्फ एक चैप्टर है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन इससे आएंगे, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे, इनसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। टोटल यहाँ पर इनका 7 मार्क्स हो गया चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के बाद यानी यूनिट नंबर 3 के बाद यूनिट नंबर, सवाल है कि सर यूनिट नंबर 1 और 2 कहाँ गया। यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी आप लोग सेमेस्टर 3 में पढ़ कर आए हो, ये सेमेस्टर 4 में यूनिट 3 से स्टार्ट है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आपको टोटल जो चैप्टर्स देखने को मिलेंगे वो 4 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर चैप्टर के नाम के साथ आपको चीज़ें प्रेजेंट करी गई हैं। इस चैप्टर के वेटेज की बात करें, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस,
8 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे, तो अल्टीमेटली इस चैप्टर का वेटेज 19 मार्क्स हो जाता है। वेटेज के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आप खुद ही देख पा रहे हो। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े अगर हम लोग, तो आपको यहाँ से दिखेगा चैप्टर नंबर 5, जो कि यूनिट नंबर 5 के अंदर आपके टोटल 2 चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और इससे 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चंस, 8 मार्क्स के एक भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से टोटल आपका 7 मार्क्स यहाँ हो गया। लास्ट यूनिट नंबर 6, इसमें टोटल आपके एक चैप्टर्स ही हैं, और यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चंस और 8 मार्क्स के एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चंस यूनिट नंबर 6 से टोटल मार्क्स दरअसल 7 हो गए। तमाम क्वेश्चंस को, तमाम मार्क्स को मिलाते हुए टोटल आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग ध्यान दें तो आपको 8 मार्क्स के लिए प्रिपेयर अगर किसी से करनी है तो वो सिर्फ आपका यूनिट नंबर 4 होता है, लेकिन आपको इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखकर फोकस करनी है कि आपको यूनिट नंबर 4 में ज़्यादा दबाव देकर ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको दरअसल ज़्यादा वेटेज भी दिख रहा है और साथ ही साथ 8 मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहाँ से आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें मार्क्स पैटर्न के हिसाब से अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं कि किन किन चैप्टर से आपको किन किन क्वेश्चंस के मार्क्स के हिसाब से आंसर्स को यानी पढ़ाई करनी है। चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद आप लोगों के लिए जिन सजेशंस को डीपली रिसर्च करके लाया गया है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला जो कि आपका सेक्शन 1 है, जो कि आपके 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस प्रेजेंट किए जाएंगे। जाहिर है कि 8 मार्क्स में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही लिखने होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा लेकर आए हैं, क्योंकि आप तमाम बच्चे इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि आपका फर्स्ट टाइम सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, जिसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि आपके लिए क्वेश्चंस को श्योर शॉर्ट प्रिडिक्ट करा जा सके। पिछले सालों तक दरअसल जिन 2, 3, 4 क्वेश्चंस को दिया जाता था वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते थे। पिछले साल तक जिन भी क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा जाता था, एक एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस, और आप मेरे सजेशंस को उठाकर देख सकते हो 100% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा। लेकिन वो पुराने सालों तक, अभी आप लोग सभी जानते हैं कि आपका न्यू सिस्टम है, और इस न्यू सिस्टम में बहुत मुश्किल है कि आपके लिए श्योर शॉर्ट सजेशंस को प्रिडिक्ट करा जा सके। फिर भी काफ़ी रिसर्च टाइम और काफ़ी टाइम लगाने के बाद, एनर्जी देने के बाद 1-2 बातें यहाँ पे हमें समझ आई हैं। तो जिन भी क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, इन क्वेश्चंस को आपको किसी भी हाल में छोड़ कर नहीं जाना है। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, डिस्कस द काउजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये 8 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द अलीगढ़ मूवमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान एंड थ्योडर बेक इन दिस मूवमेंट। यहाँ पे स्टार दिया गया है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द बैकग्राउंड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, एनालाइज द रोल ऑफ जिन्ना इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज द नॉन कॉपरेशन movement, assess its main characteristics. Question number 5, give an account of success and importance of Indian National Congress 1885 to 1905. Next, discuss the role of Azad Hind Fauj INA Indian National Army and in the Indian Independence Movement। ये भी यहाँ पर स्टार मार्क दिया गया है, यानी एक अहम क्वेश्चन है। उसी के और में डिस्कस द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन नेशनल आर्मी। सेम ही क्वेश्चंस का आंसर होगा, लेकिन आपको आपके कंटेक्स्ट को, आंसर लिखने के अंदाज को चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो डिस्कस द काउजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट 1946। इंपॉर्टेंट के तौर पे आपको प्रेजेंट करा गया है। नेक्स्ट, व्हाट वर द काउजेज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। आप लोग जानते होंगे ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जबरदस्त वॉर हुई थी, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। डिस्कस द इंडियाज रोल इन द राइज ऑफ द बांग्लादेश, जिसे आज हम लोग ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और है उसी के और में डिस्कस द रोल ऑफ इंदिरा गांधी इन द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर
उस टाइम में जब आपका 1971 का पीरियड था, तो इस टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। यानी तमाम चीज़ों के आंसर बिल्कुल कॉपी होंगी, लेकिन आपको आंसर लिखने के अंदाज में कुछ मेजर चेंजेस लानी होंगी जो कि आपके आंसर के कंटेक्स्ट को उस तरफ डाइवर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ लिबरेशन वॉर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। What was the background of liberation war of East Pakistan 1971 अंडर द शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश में जो वो वॉर लड़ी जा रही थी वो शेख मुजीबुर रहमान की सरपरस्ती में लड़ी जा रही थी और इंडिया ने इसमें काफ़ी हेल्प करा था। लगभग देखा जाए तो सेम ही क्वेश्चन है, फिर से एक बार आपको आंसर के कंटेक्स्ट को चेंज करने की ज़रूरत है। शेख मुजीबुर रहमान की आपको 6 पॉइंट डिमांड को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा था उसे डिस्कस करना है। व्हाट वाज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, एसेस द रोल ऑफ द वुमेन इन दिस मूवमेंट। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपको यहाँ पर 11 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। इन तमाम क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। मैं जानता हूँ 8 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको एक क्वेश्चन ही करना है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना सारा क्वेश्चंस इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रिडिक्ट करना एग्जैक्टली इस बार मुमकिन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन अगर आप अच्छे से पूरे चैप्टर्स को थॉरली पढ़कर होंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को रेडी करने में बिल्कुल टाइम और डिफ़िकल्टी स्पेस नहीं आएंगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इन तमाम चैप्टर्स को समझा हुआ है। बस तमाम चैप्टर्स के आंसर्स को अच्छे से क्लियरली इन क्वेश्चंस को फोकस करके आप लोगों को प्रिपेयर कर लेनी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर बी की तरफ। आप में से जिन भी बच्चों ने दरअसल दिए व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हुआ है इस चैनल के, जहां तमाम अपडेट्स अर्लीस्ट प्रोवाइड करी जाती हैं, तो दरअसल इस दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम तरह की पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हो तो इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट रखा गया है, उसे पे कर आप तमाम सब्जेक्ट्स के सजेशंस के पीडीएफ, पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट एबीटीए के 15 सेट के सॉल्यूशन विथ 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स सॉल्यूशन एंड 6 मार्क्स अनसॉल्व्ड आंसर्स को लेना चाहते हो तो दरअसल आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो, जहां आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्या क्या दी जाएंगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा भी होगा, और आपको इन तमाम चीज़ों का डिटेल आप इट्स व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने के बाद आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है आपको बातें समझ आ रही हैं। क्योंकि टाइम कम है, इस कम टाइम में बच्चों के पास रिवीजन के लिए टाइम कम होता है, और एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा से वीडियो देखने में वक्त को ज़ाया ना करते हुए वो अगर पीडीएफ की मदद से चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर और आसानी होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें स्क्रीन के ऊपर 3 मार्कर के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे मिस्टेकनली लिखा गया है 3 मार्कर के, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। टोटल आपको 12 मार्क्स यहाँ पर इस सेक्शन के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे नंबर वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दी गई हैं। व्हाट वाज द नेचर एंड काउजेस ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, मेंशन द मेन प्रोमिसेस ऑफ क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशंस 1858। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो 1858 में क्वीन विक्टोरिया खुद इंडिया में आकर ओवरटेक करती है 1857 के बगावत के वजह कर। तो ये जब यहाँ पर इंडिया में आके इन्वेड करती है, जब इंडिया को आकर कंट्रोल में लाती है, तो इंडिया के आवाम जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्तेहसाल से, एक्सप्लॉयटेशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इन लोगों के लिए क्वीन विक्टोरिया एक राहत बनकर आती है और बहुत सारे वादे किए जाते हैं ताकि क्वीन विक्टोरिया के तख्त को हिंदुस्तान से पलटा ना जा सके। इसलिए वो दरअसल अपने साथ कुछ प्रोक्लेमेशंस को लेकर आती हैं। इन्हें हम लोग क्वींस प्रोक्लेमेशंस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द मेन एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, जिसको ऑलरेडी आपने पढ़ा था ऑलरेडी एक बार ऊपर में। व्हाट इज सिमला डिप्यूटेशंस 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ पंचशील। पंचशील 5 प्रिंसिपल्स आप क्या समझते हैं पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आपको बताना है कमेंट कर कि पंचशील में कितने जो 5 प्रिंसिपल हैं, 5 प्रिंसिपल का नाम आपको बताना है। इंडिया में कब साइन हुआ था ये पंचशील एग्रीमेंट, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी का भी इसे दरअसल मेन एलिमेंट बनाया गया था। लेकिन आपको ये बताना है कमेंट कर कि ये पंचशील एग्रीमेंट किसके दरमियान और कब साइन हुई थी, और साथ साथ इसमें 5 क्या क्या प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द काउजेस बिहाइंड द ऑपरेशन सर्च लाइट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, हु कॉल्ड द पंजाब केसरी एंड वाई।
Next, what is the role of the V.D. Savarkar in his book Essentials of Hindutva? Next, question number 9. Why is Indian constitutions considered the largest written constitutions in the world? उसी के और में फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही होगा. नेक्स्ट, व्हाट वाज द सूरत स्प्लिट 1907? मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट. आप लोग भी जानते हो 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो हिस्सों में बटाव हो गया था, दो हिस्से में लोग बट गए थे, एक को मॉडरेट एंड एक को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं. उन्हीं के बारे आपको डिटेल में डिस्कस करनी है. नेक्स्ट आपका आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन अलाइंड पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एप्रोप्रिएट? क्या ये अप्रोप्रिएट था? वॉज इट अप्रोप्रिएट? आप इनके बारे क्या जानते हो? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे इसे डिस्कस करना है. क्या ये जो स्टेप लिया गया था आपके मुताबिक ये अप्रोप्रिएट था या नहीं था, इसे आपको डिस्कस करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. व्हाई इंडिया इज कंसीडर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? क्यों हम लोग करते हैं इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंसीडर? तमाम क्वेश्चंस बहुत ही आसान है. अगर आपके तमाम टीचर्स ने थॉरली बहुत डिटेल में आपको चैप्टर्स पढ़ाया होगा तो आप क्वेश्चंस को अभी फील कर पा रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं. What was the significance of Simla Agreement 1972? Next question number 14. Discuss briefly the role of Mukti Fauj in the Bangladesh Liberation War in 1971. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में एक फ़ौज लीड कर रही थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, जिन फ़ौज का नाम था मुक्ति फ़ौज. उनका क्या रोल रहा था 1971 को बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, उन्हें आपको डिस्कस करनी है. क्वेश्चन नंबर 15. डिस्कस द हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटी 1857 के जो रिवॉल्ट हुई थी, उन रिवॉल्ट में डिस्कस द रोल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. या आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, डिस्कस द हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटी. सिपाही म्यूटी किसे कहते हैं वो आपको कमेंट करनी है. चलो बता दिया जाता है 1857 की जो बगावत हुई थी 1857 की, इसे हम लोग सिपाही म्यूटी भी कहते हैं. इनमें क्या रोल रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी यकजहती के बारे आपको चीज़ें डिस्कस करनी है. नेक्स्ट, गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट थी, उन्हें आपको शॉर्टली यहाँ पर डिस्कस करना है. उम्मीद है कि आपको 3 मार्क्स के तमाम क्वेश्चन समझ आ गई होंगी. अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और सेक्शन सी की तरफ चलते हैं. इस सेक्शन सी में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको टोटल करने होंगे, वो टोटल 5 क्वेश्चंस करने होंगे. मिस्टेकनली यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखाया गया है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग को इसमें आपको क्या क्या अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर करनी है. पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, मेंशन द कंडीशंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़कर आया, जिसे हम लोग क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कह रहे थे. नेक्स्ट, व्हाई डिड रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल? क्यों फेल हुआ था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, व्हाई आर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल नोन एज लाल बाल पाल? क्यों इन लोगों को हम लोग इस नाम से जानते हैं, यानी बेसिकली इनके कंट्रीब्यूशन को आपको यहाँ डिस्कस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड महात्मा गांधी चेंज द नेचर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट? आप लोग जानते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि पहले वायलेंट था, किस तरीके से महात्मा गांधी की सरपरस्ती में ये वायलेंट से अहिंसा नॉन वायलेंट की तरफ टर्न करता है, इसे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है. कैसे उन्होंने करा था, क्या उनका फिलॉसफी, क्या उनका आइडियोलॉजी था, बेसिकली उन्हें ही आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है आंसर्स के थीम को समझते हुए. नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के थीम को समझते हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. राइट द शॉर्ट नोट ऑन दी मास्टरदा सूर्या सेन, जिसे हम लोग कहते हैं, जिनका नाम है मास्टरदा, इनका मतलब टाइटल है सूर्या सेन, इनका असल नाम है भगत सिंह एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द इंडो पाक वॉर 1971? आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस का रिपीटेशन खुद बार बार करा गया है. अगर आप एक टॉपिक को वास्टली कवरेज लेते हो तो दूसरा तो अगर आप एक टॉपिक को वास्टली कवरेज लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप आंसर्स करने के लायक बन जाओगे. नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. कम्युनल अवार्ड 1932 से आप क्या समझते हो, क्या था ये, और जिसे रामसे मैकडोनल्ड जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने प्रपोज करा था, क्या था, इनका तमाम बैकग्राउंड आपको पानी की तरह क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर रेजोल्यूशंस 1940 of the Muslim League. Question number 9. Discuss the results and importance of revolt of 1857. आप देख रहे हो क्वेश्चंस के रिपीटेशंस को. Next, what was the attitude of the Indian middle class towards the revolt of 1857?
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन मिडिल क्लास बोल दिया जाए या इंडियन एडुकेटेड क्लास बोल दिया जाए, उनका क्या रिएक्शंस था इस रिवॉल्ट के तई, उसे आप लोगों को यहाँ पर पेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट सूरत स्प्लिट में वहाँ बताया गया था, उन्हीं को अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो ईजिली आप आंसर लिखने के लायक बन जाओगे। यहाँ क्वेश्चंस के डाइवर्स सिटी को दरअसल यहाँ पर कलेक्ट किया गया है ताकि आप बच्चों को एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस न्यू ना लगे, आप लोग क्वेश्चंस को देखे हुए होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक ही तरह के 2-3 क्वेश्चंस को इंक्लूड करा गया है ताकि क्वेश्चंस के डाइवर्सिटी को शामिल किया जा सके। नेक्स्ट, व्हाई डिड स्वराज पार्टी फेल, स्वराज पार्टी फेल क्यों हो जाती है उन्हें डिस्कस करना है। व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं इंडियन पॉलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 5-year प्लान ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पढ़ा है इसको। व्हेन एंड हाउ डिड द टू नेशन थ्योरी डेवलप्ड इंडिया, कैसे और कब टू नेशन थ्योरी डेवलप हुआ था, आप तमाम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके बारे में यहाँ पर इसलिए डिस्कस करनी है। नेक्स्ट आपका आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, खिलाफत मूवमेंट, बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस, आपको कमेंट में बताना है बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड करा गया था। चंपारण सत्याग्रह, फंडामेंटल राइट, CR फॉर्मूला, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड माउंटबेटन प्लान के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स अच्छे से क्लियर करनी है। मुझे उम्मीद है कि तमाम बातें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी रेडी करने में, क्योंकि आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली, महज चीज़ों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, महज समझ और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आप आंसर्स को खुद से बनाकर लिख सकते हो। स्पॉट में रटी हुई चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगी। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रॉलेट एक्ट एंड इट्स रिएक्शंस, आपको बताना है। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, ये कमेंट आपको कर बताना है, और क्या इसके पीछे के रीजंस थे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि आप लोगों ने क्लास 10 के हिस्ट्री में पढ़ा था, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत मुश्किल नहीं लग रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका आता है, जिसमें यहाँ लिखा गया है व्हाट वाज द दांडी मार्च, क्या था दांडी मार्च। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट उसी के और में व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिंदू महासभा एंड इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे सामने आया है। नेक्स्ट डिस्कस द चिटागोंग आर्मोई रेड 1930, उसी के और में हाउ डिड द इंडियन अपोज द साइमन कमीशन, किस तरीके से अपोज करा था साइमन कमीशन को इंडियन ने और क्यों, ये तमाम चीजें आपने दरअसल अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 10 के हिस्ट्री में। मेंशंस द मेन फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक लिबरेशंस इन इंडिया एंड दैट इज लास्ट, that is what is Nehru Mahalanobis model, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप्स मॉडल को आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो जितना भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है, मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गई और आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन तमाम क्वेश्चंस को प्रिपेयर और समझ कर भी रखा होगा, क्योंकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर उसी वक्त लिख पाओगे जब आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन तमाम क्वेश्चंस को समझ कर रखा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत है तो बिल्कुल भी आपको चीज़ें डर नहीं लगेंगी और आप आसानी के साथ, ये ऐसा सिलेबस है हिस्ट्री का आपके निसाब में, आपके सिलेबस में, जो कि ऑलरेडी आपने 10 क्लास में पढ़ा है और 12 क्लास में भी आपके असातिज़ा ने अगर आपको बहुत डिटेल में अच्छे से क्लियरली टॉपिक को समझाकर पढ़ाया होगा तो आप बहुत ईजिली, आसानी के साथ यहाँ पर चीज़ों को एग्जाम में कर पाओगे। उम्मीद है कि आपको आज की तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई। इन तमाम चीज़ों के PDF जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर मैसेज करोगे, इसमें एक फिक्स्ड विजिबल अमाउंट रखा गया है जिसे पे कर आप तमाम PDF, तमाम सजेशंस के PDF, क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस, ABTA कंप्लीट सॉल्यूशन 1 to 15 सेट, पॉलिटिकल साइंस 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स अनसॉल्व्ड, अगर आप लेना चाहते हो तो तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हाई डिमांड, हाई कमेंट और व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज करने की वजह कर ही तमाम वीडियोस काफ़ी रिसर्च, डीपली एनालिसिस के साथ तैयार की जा रही हैं। अब तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें।